हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ क्लासेस। गाइज, आज हम बात करेंगे क्लास 10th के अंतर्गत हिंदी का चैप्टर नंबर 1 पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो आप मेरे साथ बने रहे, आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिया जाएगा। चलिए फिर देर न करते हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, पार्ट 1 का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये एक प्रकार का निबंध है। क्या है? निबंध है। आपको ये भी याद रखना है क्योंकि ये भी पूछा जाता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न में। क्लियर है? देखिए, इस पाठ का जो लेखक है उनका परिचय हम लोग पहले करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। इस पाठ का जो लेखक है वो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन है? संविधान के जनक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को एमपी के भिंड जिले के महू नगर में हुआ था। ठीक है, अब देखिए आगे। माता का नाम इनका है भीमबाई और पिता का नाम रामजी सकपाल। इनका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के। इनका विवाह 1906 में हुई थी रमाबाई के साथ। किनके साथ? रमाबाई के साथ। देखिए बच्चों, आप इसका ये जन्म तिथि से और शादी का डेट से कैलकुलेशन करेंगे ना तो आपको मात्र 15 साल मिलेगा। क्या 15 साल में इनका शादी हो गया था सर? हाँ बिल्कुल, इसका शादी 15 साल की उम्र में ही हो गया था। अच्छा, बाल विवाह? अरे नहीं सर, तभी बाल विवाह जो है ना प्रतिबंधित नहीं था, इसलिए हो गया था। अभी प्रतिबंधित है। अब देखिए, इनके विवाह से रिलेटेड मैं कुछ और भी कहना चाहता हूँ। ये रमाबाई जी है ना, 1935 ईस्वी में किसी कारणवश किसी बीमार से ग्रसित थी, उनका निधन हो गया था। फिर 1940 के दशक में, 1940 के दशक में कहने का मतलब ये 1940 से लेके 1949 तक का जो समय होता है वो 1940 का दशक कहलाएगा। ठीक है, अब फिर 1950 से लेके 1959 तक का जो समय होगा वो 50 का दशक कहलाएगा। क्लियर है? फिर देखिए 1940 के दशक में ये हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो है, इनका जो है ना डायबिटीज का शिकायत हो गया। तो इन्हें किसी ने मतलब पहले इन्होंने होम्योपैथ का इलाज करते थे, तो उन्होंने उन्हें इसे सलाह दी है कि एक ऐसे इंसान का चयन करिए जो आपका दवा के साथ आपका सेहत का भी ख्याल रखे। तो और बोले कि वो आप इलाज करिए जो वो अंग्रेजी करिए, अपने होम्योपैथ से आपका ये डायबिटीज छूटने वाला नहीं है। तो इन्होंने मुंबई गए और मुंबई में वहां पे इलाज करवाने लगे और वहां पे एक डॉक्टर थी, डॉक्टर कविता। ठीक है, 1940 के दशक में उनसे इनकी मतलब मुलाकात हुई। अच्छा, इनका इलाज भी करती थी और इनका ख्याल भी रखती थी। बहुत करीब आते गए इन लोग। फिर 1948 के दशक में समय में हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर शादी का प्रस्ताव रख दी। इनसे डॉक्टर कविता से, वो डॉक्टर कविता जात से ब्राह्मण थी। ठीक है, तो उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया और इनका शादी भी हो गया 1948 में। अर्थात बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की दूसरी शादी 1948 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। इनने जो मैट्रिक पास 1907 ईस्वी में करी थी, मतलब 1906 में शादी और 1907 में मैट्रिक पास। क्या बात है। चलिए देखिए आगे। पूना पैक्ट 1932 ईस्वी में। पूना पैक्ट का मतलब क्या हुआ सर? पूना पैक्ट देखिए एक समझौता हुआ था पुणे में, पुणे के किसी जेल में, सेंट्रल जेल में हुआ था 24 सितंबर 1932 ईस्वी में। किसके बीच? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और हमारे पूज्य बापू महात्मा गांधी के बीच एक समझौता हुआ था और वो पूना में हुआ था। उसी का नाम रख दिया गया पूना पैक्ट। क्लियर है? आगे देखते हैं। 3 प्रेरक व्यक्ति, मतलब किससे प्रेरणा लेते थे ये? भगवान बुद्ध से, कबीर से और ज्योतिबा फुले से ये प्रेरणा लेते थे। प्रथम भाषण का सम्मेलन कहाँ हुआ था इसका? 1936 और हुआ था कब? लाहौर में हुआ था प्रथम भाषण का सम्मेलन। किसका? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का। विख्यात भाषण, मतलब बहुत ज्यादा विख्यात, प्रचलित। द एनाहिलेशन ऑफ द कास्ट, ये बहुत ज्यादा विख्यात था। आगे देखते हैं सर, आगे देखते हैं। द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी में अनुवाद किसने किया? श्री ललई यादव जी ने किए थे। ठीक है, वो अंग्रेजी में था। इनका संपूर्ण वाङ्मय का खंडन 21 खंडों में इसका संपूर्ण वाङ्मय है। क्लियर है? आगे देखते हैं। प्रसिद्ध रचना हु आर द अनटचेबल द कास्ट इन इंडिया, इनका प्रसिद्ध रचना था। अब देखिए मृत्यु इनका कब हुआ? 1956 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई दिल्ली में। यहाँ तक इनकी जीवनी खत्म। अब देखिए आगे देखते हैं। इस चैप्टर का जो है हमारा सारांश क्या कहता है। देखिए बच्चों, सारांश आपके बुक में क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं आपके अपने तरफ से दे रहा हूँ। देखिएगा,
देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध के रचनाकार भारतीय संविधान के निर्माता एवं गरीबों दलितों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। इन्होंने इस निबंध के माध्यम से समाज में फैली हुई बुराई को मिटाने का कार्य किया। इसमें लेखक जिस विडंबना की बात करते हैं वो है जातिवाद का पोषक। आज के वर्तमान समय में शिक्षित लोग भी जात पात छुआछूत की भेदभाव की बात करते हैं। सही बात है, आज के वर्तमान समय में भी बहुत सारे शिक्षित लोग भी जात पात छुआछूत की बात करते हैं। जैसे कि हमारा मान लीजिए ब्राह्मण लोग, अगर उसके यहाँ डोम पहुंच गया तो उसको बोलेगा 2 किलोमीटर दूर रहिए, तो वो ब्राह्मण नहीं है, उसके अंदर ज्ञान नहीं है, वो ब्राह्मण नहीं है। मतलब आप जात से आपका जात निर्धारित नहीं होता है, काम से आपका जात निर्धारित होता है। अगर आप डोम है, अगर वैसे काम करिएगा तो आप फिर ब्राह्मण से भी बेटर हैं। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। मानव जिस जाति में जन्म होता है वो अपने माता पिता के पेशे के अनुसार कार्य करता है। सही बात है, जिस जाति में जन्म होता है वो अपने माता पिता के पेशे के अनुसार कार्य करता है, चाहे उसमें उसे रुचि हो या फिर ना हो, चाहे उसमें उसको मन लगे या फिर ना लगे, लेकिन जाति के अनुसार काम करना पड़ेगा। वह हमेशा के लिए उसी पेशे में बंध जाता है, वह हमेशा के लिए उसी पेशे में बंध जाता है। जाति प्रथा एक सामाजिक बुराई है, जाति प्रथा एक सामाजिक बुराई है। इसमें व्यक्ति मनपसंद कार्य करना चाहता है लेकिन वह नहीं कर पाता है। सही बात है, अगर कोई धोबी है तो वो कपड़ा ही धोएगा। अगर वो चाहेगा कि हम राजमिस्त्री का काम करें लेकिन हमारा समाज उसे अलाउ नहीं करता है। देखिए आगे, इससे यह साबित होता है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का रूप नहीं है। इससे यह साबित होता है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का रूप नहीं है। मतलब जाति के आधार पर, ये हमारे कौन कह रहे हैं? समाज के लोग कह रहे हैं, लेकिन हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कह रहे हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का दूसरा रूप नहीं है, और न ही जाति प्रथा जन्म पर आधारित श्रम विभाजन का रूप है, और न ही जाति प्रथा जन्म के आधार पर उसे श्रम विभाजन में बांट दिया जाए। श्रम का मतलब समझ में आ रहा है? श्रम मतलब मजदूरी, मजदूर। मतलब जैसे जन्म हुआ धोबी में बांट दिया गया उसको कि अब ये कपड़ा ही धोएगा, ऐसा करना बिल्कुल गलत है। नहीं, क्या पता वो बहुत ज्यादा मतलब पढ़े लिखे हो, क्या पता वो मिसाइल मैन हो जाए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की तरह, है कि नहीं? चलिए आगे देखते हैं। जबकि श्रम विभाजन रुचि पर आधारित होना चाहिए, श्रम विभाजन रुचि पर आधारित होना चाहिए। सही बात है, वो क्या करना चाहता है उसके अनुसार होना चाहिए मजदूरी का बंटवारा। क्लियर है? श्रम विभाजन योग्यता और कार्य कुशलता के अनुसार ही होना चाहिए। सही बात है, श्रम विभाजन मजदूरों का बंटवारा योग्यता मतलब उसको आता है कि नहीं आता है, और कार्य कुशलता मतलब अच्छा काम करने जानता है कि नहीं जानता है, उसके आधार पर होना चाहिए। चाहे जाति कोई भी रहो, वो मैटर नहीं करता है। यही हमारा पाठ का सारांश है। क्लियर है? चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। बच्चों, बात करेंगे हम प्रश्न संख्या 1 पर। देखिए, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है? लेखक जिस विडंबना की बात करते हैं वो है जातिवाद का पोषक। भारत में कई ऐसे गांव है जहाँ के लोग शिक्षित होकर भी जात पात छुआछूत की भेदभाव करते हैं। सही बात है, भारत में कई ऐसे गांव है जहाँ के लोग अभी भी जात पात छुआछूत की बात करते हैं। विडंबना का स्वरूप यह है कि कार्य कुशलता के आधार पर श्रम विभाजन होना चाहिए, न कि जाति के आधार पर, क्योंकि श्रम विभाजन जाति का प्रथा का दूसरा रूप है। क्लियर है? देखिए, ये आप नोट करते जाएंगे क्योंकि जगह उधर खाली है। हम आगे कंटिन्यू करते हैं। क्लियर है? जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? जातिवाद के पक्ष में उस महान संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि कार्य कुशलता के आधार पर श्रम विभाजन होना चाहिए। कार्य कुशलता और योग्यता के आधार पर श्रम विभाजन होना चाहिए। उसको अगर आता है तो वो धोबी भी जात है, अगर उसको राजमिस्त्री आता है तो उसको बिल्डिंग का काम करने देना चाहिए। ऐसा ही होना चाहिए। क्योंकि श्रम विभाजन जाति प्रथा का दूसरा रूप है, इसमें कोई बुराई नहीं है। क्योंकि श्रम विभाजन जाति प्रथा का दूसरा रूप है, इसमें कोई बुराई नहीं है। बच्चों, आप नोट करते जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है? जातिवाद के पक्ष में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहते हैं कि काम का विभाजन जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए। सही बात है, काम का जो बंटवारा है वह जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मानव का जिस जाति में जन्म होता है वो अपने माता पिता के पेशे के अनुसार जीवन भर के लिए बंध जाता है। उसमें उसे रुचि हो या फिर ना हो, उसे और ना हो, और जिसके कारण वह अपने देश और समाज का विकास नहीं कर पाता। अगर उसमें उसका रुचि नहीं है तो वो काम कर पाएगा? सही से नहीं कर पाएगा, जिससे उसका बौद्धिक विकास नहीं होगा। बौद्धिक विकास नहीं होगा तो पारिवारिक विकास नहीं होगा। पारिवारिक विकास नहीं होगा तो सामाजिक विकास नहीं होगा। सामाजिक विकास नहीं होगा तो राज्य की विकास नहीं होगा। राज्य की विकास नहीं होगी तो देश की विकास नहीं हो पाएगी। इसलिए हम लोगों को
जातिवाद हटा देना चाहिए। मजदूरों का बंटवारा जो है वो जातिवाद नहीं होना चाहिए, जबकि योग्यता और कार्य कुशलता के आधार पर होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है? भारतीय समाज में जाति श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। सही बात है, यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है, बस जात के अनुसार उसका काम निर्धारित कर दिया जाता है। क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है, इसमें मनुष्य की निजी रुचि का विचार किए बिना, मतलब इसमें मनुष्य को नहीं पूछा जाता कि आप आगे क्या चाहते हैं। अगर किसी का जन्म धोबी में हुआ है तो उससे यह नहीं पूछा जाता कि आप कपड़े ही धोएंगे या फिर और कुछ कर देंगे। डायरेक्ट धोबी में जन्म हुआ, भाई ये कपड़ा ही धोएगा, ऐसे ही कर दिया जाता है। चलिए देखते हैं। उसका पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। इस प्रकार की प्रथा में मनुष्य को कठिन से कठिन परिस्थितियों से भी अपनी पेशा बदलने की आजादी नहीं दी गई है। भले ही उसका काम ना चले, वह भूखे मर जाए, लेकिन कठिन से कठिन परिस्थिति का मतलब वही हुआ, भले ही उसका काम न चले लेकिन उसको पेशा बदलने की अनुमति नहीं देता है हमारा समाज। बच्चों आप इसे नोट करते जाएंगे। क्लियर है? देखते हैं आगे। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्येक कारण कैसे बनी हुई है, देखते हैं। जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशे में बांध देती है। सही बात है, अगर कोई मोची है, चप्पल सी रहा तो वो चप्पल सिएगा, ठीक है, भले उसका उसमें कमाई होना हो, भले ही पैसा अनुपयुक्त होने के कारण वो भूखे मर जाए, भले ही पैसा अनुपयुक्त मतलब उसमें कमाई उतना ना हो कि उसका परिवार चल जाए, उसके कारण वो बिल्कुल भूखे मर जाए, वो अलग बात है। लेकिन हमारा समाज अलाउ नहीं करता है कि आप पैसा बदल लेंगे। आधुनिक युग में उद्योग धंधे की प्रक्रिया और तकनीकी में लगातार विकास और अचानक बदलाव होने के कारण मनुष्य को अपनी पैसा बदलने की जरूरत पड़ सकती है। सही बात है, बहुत बड़ा फैक्ट्री तो बन रहा है, लेकिन उसके साथ साथ हमारा तकनीक टेक्नोलॉजी भी बहुत आगे बढ़ रहा है। ऐसा आ रहा है समय कि अब इंसान की जरूरत नहीं है, सब काम मशीन करती है। तो सब काम मशीन कर लेगा तो इंसान का उद्योग से तो धंधा उठ गया, अब वो क्या करेगा? उसको अपनी पैसा बदलने की जरूरत है कि नहीं है? लेकिन हमारा समाज पैसा बदलने की अनुमति नहीं देता है। देखते हैं आगे। लेकिन भारतीय हिंदू धर्म की जाति प्रथा मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में पैसा बदलने की अनुमति नहीं देती है, जो मैंने आपको बताया। इस प्रकार पैसा बदलने की अनुमति नहीं देकर जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। क्लियर है? चलिए आप इनको नोट करिए बच्चों, फिर मैं आगे कंटिन्यू कर लूंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। लेकर आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों? देखते हैं किसे मानते हैं लेखक। जाति प्रथा के श्रम विभाजन में मनुष्य की व्यक्तिगत भावना और व्यक्तिगत रुचि का कोई महत्व नहीं रहता है। इसके तहत परंपरागत और निर्धारित काम को अरुचि के साथ मजबूरी के कारण किया जाता है। मतलब जातिगत श्रम विभाजन जो कर दिया जाता है, इसमें मनुष्य का रुचि नहीं होने के कारण भी उसमें मजबूरी में वह काम करना पड़ता है, जबरदस्ती जिसको कहते हैं। यह स्थिति आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या है। यह स्थिति आज के उद्योग में भी है। उद्योग में जबरदस्ती उसको काम ला दिया जाता है कि आप वो काम करिए तो करिए, भले उसका मन हो या फिर ना हो, क्योंकि भाई वो नौकरी करता है, ठीक है, उसको नहीं करेगा तो पेमेंट नहीं देगा, तो उसका रुचि का कोई भी विचार नहीं किया जाता है। बस बोल देता है फलाना अब ये काम करिए तो करिए, उससे नहीं पूछा जाता है कि ये आप करिएगा कि कोई और काम कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं आगे। क्योंकि मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि और आत्मशक्ति को दबाकर, स्वाभाविक रुचि मतलब मनुष्य को मतलब जबरदस्ती जकड़ कर, आत्मशक्ति को दबाकर, उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़ कर, मतलब उसको मजबूर कर करके निष्क्रिय बना देती है, मतलब मजबूरी बना देती है वो काम करने के लिए, ठीक है। चलिए इसका जो प्रश्न का उत्तर है देखिए, ये नोट करिए बच्चों, फिर हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। जाति प्रथा में श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं है। जाति प्रथा में श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता है। सही बात है, जाति प्रथा में श्रम विभाजन जब जाति के आधार पर बांट दिया जाता है, कम इंसान का इच्छा हुआ, उसमें पूछा गया नहीं पूछा गया कि आप यही कार्य करिएगा कि और कोई कार्य करिएगा, नहीं पूछा जाता है, उसके जाति के आधार पर बांट दिया जाता है। इसमें मानवीय कार्य कुशलता की वृद्धि नहीं हो पाती है। इसमें इंसान का बौद्धिक ज्ञान का वृद्धि नहीं हो पाता है, क्योंकि उससे पूछा ही नहीं जाता है, वो प्रेशर में काम करता है, वो मजबूरी में काम करता है। इसमें अपने आप से मनुष्य को दु भावना से ग्रसित रहकर काम करना पड़ता है। सही बात है, वही मतलब अपने आप से कोच कर वो काम को करना पड़ता है और टालू काम करने को मजबूर होना पड़ता है, और नहीं वो करने वाले काम को भी करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। कब? इसमें जाति प्रथा में। इस प्रथा में मनुष्य निष्क्रिय हो जाता है, अपने अंदर से टूट जाता है मनुष्य। इस बातों के माध्यम से लेखक ने आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा को हानिकारक सिद्ध किया है।
साथ ही ऐसी प्रथा में समानता, भ्रातृत्व और स्वतंत्र नहीं होता है। समानता मतलब एक दूसरे से मतलब मिलजुल, भाईचारा और स्वतंत्रता मतलब आजादी नहीं होता है, जिससे समझा जा सकता है कि जाति प्रथा रचनात्मक पहलू से भी हानिकारक है। क्लियर है बच्चों? आप इसे नोट करते रहेंगे, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए आगे क्या, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? महान साहित्यकार एवं संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा पर आधारित समाज को आवश्यक माना है। मतलब महान साहित्यकार एवं संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सच्चे लोकतंत्र की स्थापना कब हो सकता है? जब हमारा समाज एक दूसरे को समान मतलब इज्जत दे और समानता के साथ रहे, भाईचारा बनाकर रहे, तब हमारा जो है सच्चे लोकतंत्र का स्थापना हो सकता है। हम सभी देशवासियों के बीच भाईचारे का संबंध होना चाहिए, भाईचारे का संबंध होना चाहिए, ऊंच नीच नहीं होना चाहिए, जाति प्रथा नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का जात पात छुआछूत की भावना में नहीं होना चाहिए। तभी हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकेंगे। इसे अपनाने से देश की एकता, अखंडता और मजबूत होती है। इसके अपनाने से देश की एकता, अखंडता और मजबूत होती है। इसी के साथ आप इसे नोट कर लीजिएंगे बच्चों, स्क्रीनशॉट लेकर या फिर स्किप करके नोट कर लेंगे। इसी के साथ आपका ये भाग क्लास 10 के अंतर्गत भाग 2 का चैप्टर नंबर 1 का प्रश्न और उत्तर समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और शेयर भी कर दें, और पसंद ना आए तो डिसलाइक कर दें। ऐसे तो मैं जाने देने वाला नहीं हूं। तो अभी के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में नए उमंग के साथ।